नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुपर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर के 14वें लेक्चर की। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम रोज के तरीके से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 4 ऑप्शन से रिलेटेड होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, उसमें से एक आंसर जो होगा आपका वो सही होगा और बाकी के आंसर आपके गलत होंगे। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, ये 20 के 20 क्वेश्चन जो एन.आर. सुंदर जी की बुक है उसी बुक से लिए गए हैं। उस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी में से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 20 क्वेश्चन वहां से मैंने पुटअप किया है। अगर आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे तो वहां से आपको इस चीजों को यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा इसको इंटर रिलेट करने में और एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि रिवीजन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप ये 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, तो आप यहाँ पर जो दिया गया क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करिए और इसको स्कैन करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्कैन करके क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट का जो स्क्रीन शॉट है उसको हम तक भेजना है। भेजना कैसे है, आप टेलीग्राम पे जाओगे और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जब आप इतना चीज सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कांटेक्ट आएगा। उस कांटेक्ट पे आपको जाके अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भेज देना है। ये दोनों चीजें आप हमें भेज दोगे तो हम आपको जो कोर्स है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा डिटेल में कोर्स, उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु नेम्ड द हार्मोन? हार्मोन जो ऑक्सिन है, वो ऑक्सिन नाम किसने दिया था? ये जो AUXIN ऑक्सिन जो हार्मोन है, इसका नाम किसने दिया था? यानी कि ऑक्सिन सबसे पहले किसने कहा था? ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं: चार्ल्स डार्विन, W. ऑफ वेंट, ग्रेगर मेंडल या फिर नॉर्मन बोरलॉग। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, F. W. वेंट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। F. W. वेंट ने ही सबसे पहले ऑक्सिन नाम दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, which form of auxin is responsible for root formation? रूट फॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं: इंड इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, मिथनॉल एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यानी कि IAA, IBA, NAA या फिर 2,4-डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है जो बताता है कि ये रूट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि रूट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है? ये एक तरीके का ऑक्सिन का ही हार्मोन होता है, ऑक्सिन में ही आता है ये हार्मोन। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वो इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है, ये आपका रूट फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, which हार्मोन स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड एक्ट एज ए डोरमेंसी ब्रेकर? सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन में यूज होता है और जिसको डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में यूज किया जाता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन का काम करता है और डोरमेंसी ब्रेकर का काम करता है? ऑप्शन इस तरीके से हैं: जिब्रेल जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर एथिलीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका जो है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। डोरमेंसी जब ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। और जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो हमारा जो पौधा होता है, वो जो सीड होता है, वो फिर क्या होता है, जर्मिनेट करने लगता है। और जब ये जर्मिनेशन होने लगता है तो हमारा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। तो चाहे हम बोल दें सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और चाहे हम बोल दें
दोनों की बातें एक ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट? कौन सा हार्मोन है जो कि फ्रूट की राइपनिंग में इंपॉर्टेंट होता है? अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो हार्मोन है वो कौन सा है, आपको इसको बताना है। तो आपके ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन एथिलीन, या फिर ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि एथिलीन। ये क्या होता है? एथिलीन आपका फलों को पकाने के लिए जरूरी होता है। इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये नेचुरली भी पाया जाता है प्लांट में, और हम इसको सिंथेटिकली भी देते हैं। सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है। जितने भी फल पकते हैं, जो मिठास होती है यानी कि राइपनिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें फल पक जाता है, मीठा हो जाता है, और वो पूरी प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? क्योंकि पौधा क्या करता है, एथिलीन हार्मोन जो है इसको सिक्रीट करने लगता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, which हार्मोन प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप एंड एक्ट एज ए फ्रूट थिनर? यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट ड्रॉप को क्या करता है, फ्रूट ड्रॉप को रोकता है? ध्यान से समझना। जब हमारा फ्रूट क्या होता है, पहले तो सबसे पहले फ्लावरिंग होती है, और इसी फ्लावरिंग के बाद फिर क्या होता है, fruiting। अब ये जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की प्रक्रिया हो रही है, तो जैसे मान लो कि हमारी फ्लावरिंग हुई, 100 फ्लावर लग गई इसमें। अब ये जब 100 फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, तो 100 के 100 नहीं होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। तो ये चीजें 10 ना होके कई बार 5 हो जाती हैं। तो अगर 100 फ्लावर निकले और 10 ही हमको फ्रूट मिला, और उसमें भी अगर 10 फ्रूट में से भी हमको क्या हो गया, 10 फ्रूट में से भी मान लो कि और 5 फ्रूट कम हो गए और हमको केवल और केवल 5 फ्रूट मिला, तो यानी कि 100 फ्लावर में केवल 5 फ्रूट मिला, तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट गया। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम हार्मोन का छिड़काव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। जो प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है, इस चीज को रोकने के लिए एक हार्मोन का छिड़काव करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन इस तरीके से है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-डी, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, या फिर एथिलीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसको हम बोलते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा हार्मोन है जो कि फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। व्हिच प्लांट हार्मोन इज कंसीडर्ड एज एंटी जिब्रेलिन? कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो एंटी जिब्रेलिन होता है? ध्यान से समझना। एंटी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एंटी जिब्रेलिन यानी कि जो जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है, उसका जस्ट उल्टा ये हार्मोन काम करता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो जिब्रेलिन का जस्ट उल्टा काम करता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड, ये आपका जो होता है, ABA, ये आपका एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहा जाता है। Which chemical is used as a logging preventer and is also known as साइकोसोल? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से लॉगिंग में प्रिवेंशन आता है? कहने का मतलब जो पौधा गिर जाता है, वो पौधा गिरता नहीं, हवा की वजह से जो पौधे में पौधा जो गिर जाता है, जमीन पर लेट जाता है, वो नहीं होता है। उसके लिए एक हार्मोन का छिड़काव करते हैं जिसको हम साइकोसेल बोलते हैं। साइकोसेल को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, माइलिक हाइड्रोजाइड, या फिर क्लोरोक्वाट, जिब्रेलिन, या फिर साइटोकाइनिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, क्लोरोक्वाट, जिसको हम ट्रिपल 3 बोलते हैं, इसी को साइकोसेल भी कहा जाता है। तो ये साइकोसेल जो होता है वो क्या करता है, लॉजिंग को ये प्रिवेंट करता है, यानी कि हमारा पौधा गिरता नहीं। बात करते हैं, हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन? यानी कि जो विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? तो अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन शब्द
आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, लुइस पॉस्चर ने दिया था, या रॉबर्ट कोच ने दिया था, या फंक ने दिया था, या फिर लिनियस पॉलिंग ने दिया था। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, फंक, इन्होंने दिया था। यानी कि जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था, विटामिन जो शब्द है उसको फंक ने दिया था। फंक ने क्या दिया था, विटामिन जो वर्ड है, इस वर्ड का फॉर्मेशन इन्होंने किया था, किसने, फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट soluble विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि फैट soluble विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन एच। कौन सा है विटामिन जो कि वसा में घुल जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ध्यान से समझना, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चार विटामिन है, ये चारों विटामिन किसमें है, ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। और वही विटामिन अगर हम बात करें, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों विटामिन किसमें होते हैं, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ध्यान से समझना, विटामिन जो बी होता है, ये आपका राइस में पाया जाता है, जो राइस का ब्रान होता है उसमें पाया जाता है। लेकिन जब हम राइस को कई बार पानी से धो देते हैं तो ये निकल जाता है। इसी वजह से हमको क्या करना चाहिए कि राइस को ज्यादा धोना नहीं चाहिए। अगर हम पानी से ज्यादा बार धो देंगे राइस को, चावल को पकाने से पहले, तो जो विटामिन बी टू के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सभी चीजें निकल जाती हैं। एक चीज आपने और देखा होगा, विटामिन जो सी होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। तो जब हम पानी के संपर्क में इसको डालते हैं, पानी में मिला के पकाते हैं, तो ये पानी में ही मिल जाता है। तो हमको पानी भी इसका यूज कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, which vitamin is essential for the maturation of आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो आरबीसी को मैच्योर करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है। तो आपको जो फॉलिक एसिड है, ये आपका सही होता है। फॉलिक एसिड, इसकी जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ध्यान से समझना, एनीमिया हो जाता है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो आयरन किसके अंदर पाया जाता है, ये फोलिक एसिड में ही पाया जाता है। ये काम क्या करता है कि हमारे जो खून में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको प्रॉपरली मैच्योर करता है। बराबर हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो बराबर मैच्योर होती रहती हैं। Where are the largest concentrations of mineral found in the human body? ह्यूमन की जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, उसमें अगर हम बात करें कि मिनरल का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में मिनरल सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, कौन से पार्ट में पाया जाता है, मसल या स्किन में, मसल एंड स्किन में, बोन एंड टीथ में, ब्लड एंड लीवर में, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में। इनमें से किस जगह पर सबसे ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बोन और टीथ में हमारा कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और केवल कैल्शियम ही नहीं, जितने में मिनरल होते हैं, ज्यादातर मिनरल हमारी बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हीं दोनों पार्ट्स में पाए जाते हैं। इनका कंसंट्रेशन, जो मिनरल का कंसंट्रेशन होता है, वो हमारे बोन और टीथ में सबसे ज्यादा होता है। बॉडी में और भी जगह पर मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा बोन और टीथ होता है, यहाँ पर इन मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। बात करेंगे, एंजाइम जो टर्म दिया था, ये किसने दिया था, लुइस पॉस्चर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डब्ल्यू कोहने ने, और या फिर रॉबर्ट हुक ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। तो एंजाइम जो शब्द दिया था, डब्ल्यू कोहने ने दिया था। डब्ल्यू कोहने ने क्या दिया था, ये एंजाइम जो है, एंजाइम वर्ड इन्होंने ही दिया था। which of the following is not an essential amino acid। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, या फिर ग्लूटामिन। अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ध्यान से समझना, इसेंशियल और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ये मैंने नीमरा सुंडा जी की जो बुक का मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो आप लोगों को बताना है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सी है इनमें से। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ग्लूटामिन होता है, ये एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे एसिड होते हैं
ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। एसेंशियल, जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उन्हीं में से इसको डेराइव करके, डेरिवेट करके फिर से वो इनको भी बना लेती है। जैसे मान लो कि आप लोगों को आलू दे दिया जाए, मैगी का पैकेट दे दिया जाए, नमक दे दिया जाए, हल्दी दे दिया जाए, गैस दे दिया जाए, तो इन सभी चीजों से आप लेके मैगी बना लोगे। तो उसी तरीके से ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड की मदद से बना लिए जाते हैं। बात करेंगे हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड आर देयर, कितने अमीनो एसिड एसेंशियल माने जाते हैं हमारे लिए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 14। 10, 12, 8, 10, 12, 14, इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो सही है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बी आई पी, हाल में टी टी। तो ये है 3, 3, 6 और 4, 10, METT। अब ये बीआईपी हाल में टीटी, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने न्यूरा सुंदर जी की बुक पढ़ाई थी। उसमें से आपको बताना है इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये वी फॉर क्या होता है, आई फॉर क्या होता है, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको ये पता है। आगे बात करते हैं, which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फैटी एसिड, इनमें से कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। ध्यान से समझना, यहाँ पर अमीनो एसिड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फैटी एसिड की बात हो रही है। ओलिक एसिड, लिनोलेइक, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड या फिर पाल्मिक एसिड, इसमें से कौन सा है कि जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसको हम बोलते हैं पाल्मिक एसिड, ये एक नॉन इसेंशियल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, which ईयर was declared as इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, कौन से वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस डिक्लेयर किया गया था? 2002 को, 2004 को, 2006 को या फिर 2008 को? कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, 2004। 2004 को क्या माना गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, इसको माना गया था। बात करते हैं, which इंटरनेशनल ईयर was डेडिकेटेड फॉर वाटर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, ये किस वर्ष मनाया गया था या किस वर्ष डेडिकेट किया गया था? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो आपका ऑप्शन जो है वो है 2007। 2007 को क्या माना गया था? 2007 को माना गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, इन which ईयर was द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑब्जर्व, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी ये कब ऑब्जर्व करा गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी ये कहाँ पर, ये कब मनाया गया था? माना गया था 2010 को। 2000 जो 10 साल था, इसको क्या किया जाता है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। ऑन हुच डेट इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑब्जर्व, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 21 मार्च को, 30 मार्च को या फिर 5 जून को? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इस दिन मनाया जाता है। When is वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस क्या होता है? विश्व खाद्यान्न दिवस, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 16 जुलाई, ऑप्शन बी 16 सितंबर,
ऑप्शन सी 16 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर, कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर सी है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्यान्न दिवस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हुए। आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।